आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में स्वागत है। आज आप सभी के समक्ष हम उपस्थित हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और डायनामिक्स के नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को सर्वप्रथम देख रहे हैं, तो अपडेट को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन अवश्य प्रेस करें, जिससे आपको आपके टॉपिक से संबंधित जो कुछ भी नया अपडेट होता है आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक का बटन भी प्रेस करें और अपने सर्किल में इस वीडियो को शेयर करें। तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट लॉज को बताया, इनर्शिया को एक्सप्लेन किया और न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को भी बताया, जिसको हमने लॉ ऑफ फोर्स कहा था। और उसमें हमने आपको ये बताया कि रेट चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। Rate change of linear momentum is equal to applied force. Then we find finally a expression regarding this, that F equal to ma if the mass of body is constant. Then F equal to ma means force is equal to mass into acceleration. And I explained that force is the vector quantity and mass is the scalar quantity and acceleration is the vector quantity. As you know that F is equal to ma. Here force is the vector, a is the vector and mass is the acceleration. So as you know that any vector quantity is resolved in their components, and I said that if the Cartesian component of force F is equal to Fxi, Fyj, Fzk and A is equal to Axi, Ayj, Azk. If you multiply these two forces components और कीप इन द फर्स्ट, अगर हम इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं तो Fxi, Fyj, Fzk, M, Axi, Ayj, Azk. Then multiply Fxi, Fyj, Fzk, Maxi, Mayj, Mazk. And when you compare it, then you can get after comparing both sides, you get Fxi is equal to Maxi, then implies Fx equal to Max. This is the value of force Cartesian component along x-axis. Similarly, Fyj is equal to Mayj, then implies Fx equal to Fy is equal to May, and Fzk is equal to Mazk, then implies
एफ जेड इक्वल टू एम ए जेड। सो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास जो फार्मूला है एफ इक्वल टू एम ए, एम इज इक्वल टू एफ इक्वल टू एम ए, और जब हमने इसको कार्टेशियन कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो कार्टेशियन कंपोनेंट में रिजॉल्व करने के बाद हमें जो यहाँ पर मिला वो ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के फॉर द एक्सप्लोरेशन एंड फॉर द फोर्स एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, देन कंपेयरिंग एंड फाइनली वी गेट दिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर यहाँ पर आपका 3D कार्टेशियन कंपोनेंट प्लेन फिगर हो ए वाई एक्स और जेड, यहाँ पर आपका 3D फिगर है, तो यहाँ पर यूनिट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स जो हैं वो जे आई और के इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स हुआ वो एम ए एक्स हुआ, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जो फोर्स हुआ एम ए वाई हुआ, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में एम ए जेड हुआ। अगर हम यहाँ पर ये देखें कि एक्चुअल में जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो सेकेंड लॉ में ही इंक्लूड है। कैसे? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि what said by Newton's first law, that if any body is revolving or any body is moving in a straight line or in the state of rest, then net force, then then body maintain its state, then body maintain its state unless you are not applying external force. Means if body is in the state of rest, then it continue this state, means v is equal to 0, and if uniform motion then follow this until unless external force is not applied. Means if f external is 0, then above two condition will be एप्लीकेबल। अगर यहाँ पे दोनों कंडीशंस ये हैं तो वहाँ पर थर्ड कंडीशन फॉलो होगी, एफ एक्सटर्नल 0 होगा। तो हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ में ही इंक्लूड है। कैसे? आइए यहाँ पर देखते हैं। जैसा कि एज यू नो दैट एंड वी ऑल फैमिलियर about this, f x component is equal to m a x। अगर यहाँ पर a को लिखा जाए एफ एक्स इज इक्वल टू एम डी वी एक्स बाई डी टी। डी वी एक्स बाई डी टी, जो आपका डी वी एक्स बाई डी टी है ये वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस है, दिस इज द वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपका एफ एक्स 0 है तो 0 इज इक्वल टू एम डी वी एक्स अपॉन डी टी, देन implies dvx upon dt is equal to 0, and if you integrate this dvx is equal to 0 dt, integrate both sides, then you get 0 dt Vx is equal to कांस्टेंट। आपने यहाँ पे देखा कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। सिमिलरली हम यहाँ पे Vy इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव कर सकते हैं और Vz इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रूव कर सकते हैं दोनों। तो कहने का मतलब हो गया, अगर किसी बॉडी पर
एफ एक्सटर्नल 0 है तो बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी या तो रेस्ट में होगी। तो हमने यहाँ पे प्रूफ किया सो दैट आई कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज इंक्लूड इन न्यूटन्स सेकेंड लॉ। और न्यूटन का जो थर्ड लॉ है वो ये बताता है कि अगर कोई आपका आइसोलेटेड सिस्टम है तो उस केस में, कहने का मतलब हो गया कि न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि कोई भी फोर्स सिंगली एग्जिस्ट नहीं करेगी। न्यूटन थर्ड लॉ पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी हम जो है न्यूटन सेकेंड लॉ के बारे में बता रहे हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि जो हमने यहाँ पे बात की वो हो गई। इसका ये मतलब है कि एक्चुअल में न्यूटन का केवल एक ही लॉ है, उसको अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया। अब बात आती है कि फोर्स की, यूनिट की, यूनिट ऑफ फोर्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की यूनिट कितने टाइप की होती है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स। Simply, we can divide the unit of force in two parts. Number one, absolute unit, and number two, absolute unit, and number two, gravitational unit. Gravitational unit. अब एब्सोल्यूट यूनिट क्या है और ग्रेविटेशनल यूनिट क्या है, इनकी जो है हम डिटेल में बात करते हैं। जैसे अगर आपको एब्सोल्यूट यूनिट डिफाइन करनी है, इफ यू वांट टू डिफाइन एब्सोल्यूट यूनिट, देन यू नो दैट F इज इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। तो यहाँ पर अगर इफ A is equal to, if m is equal to 1 kilogram, F equal to 1 Newton, then produced acceleration in the body will be A is equal to 1 meter per second square. Means 1 Newton force is such kind of force which can produce 1 meter per second square acceleration of unit mass. 1 Newton force, there will be applied force, there will be applied force 1 Newton, ठीक है, if it create or produce 1 meter per second square acceleration of unit mass. And so here 1 Newton is the absolute unit. Newton is the absolute unit. और यहाँ पर यूनिट्स को हम अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास MKS सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है, SI यूनिट्स है। हम यहाँ पर MKS को और भी फर्दर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन उसका यहाँ पे मेंशन नहीं है। रैशनलाइज्ड MKS एंड unrationalized MKS।
रेशनलाइज्ड एमकेएस और अनरेशनलाइज्ड एमकेएस क्या है इसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इन यूनिट्स, इन सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी उसको ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको एमकेएस में डिफाइन करना है तो हमारे पास फार्मूला है F = ma। F मास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। So unit of force in MKS kilogram meter per second square and this will be equal to 1 Newton। मतलब यहाँ पर अगर हम यूनिट ऑफ फोर्स की बात करते हैं तो यूनिट ऑफ फोर्स में आपका जो है वो 1 मीन्स किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। नाउ सीजीएस, अगर सीजीएस पे बात करनी हो तो सीजीएस के लिए क्या करेंगे, CGS F = ma। CGS means सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मास लेंथ will be in centimeter, mass will be in gram, then time will be in second. If you want to define in CGS, then mass ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यूनिट ऑफ फोर्स इन CGS ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू कॉल्ड 1 डाइन। 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर is known as 1 dyne. This is the relation in CGS. 1 gram centimeter square is equal to 1 dyne. अब अगर आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी हो MKS एंड CGS में, if we want to establish relationship in MKS and CGS, then 1 Newton is equal to 10⁵ dyne. Very important relation. 1 Newton is equal to 10⁵ dyne is a very important expression. This is a relation in MKS and CGS. Now, these are the few types of the absolute units. Now, we just talking about ग्रेविटेशनल यूनिट। दिस इज द absolute यूनिट। तो हमने यहाँ पे कितनी absolute यूनिट जानी, न्यूटन, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डाइन एंड देयर इंटर रिलेशंस। नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल यूनिट। Gravitational unit of force। Gravitational unit of force। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, इसको हम जितने भी हमारे पास सिस्टम्स हैं उन सभी सिस्टम्स में
बता सकते। जैसे हमारे पास जो सिस्टम है उस सिस्टम में अगर बात करते हैं तो आपका MKS है, CGS है और SI यूनिट्स है। और अगर बात करते हैं तो क्या होगा, फुट पाउंड सेकेंड भी है। और हमने भी आपको बताया है कि MKS को हम रेशनलाइज्ड और अनरेशनलाइज्ड वे में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे। ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, जैसे W = mg होता है। यहाँ पर W = mg, तो W क्या है, W स्टैंड फॉर वेट एंड दिस इज स्टैंड फॉर फोर्स। तो F = mg and here m is mass, g is gravitational acceleration। अब हम यहाँ से ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स निकालेंगे। मतलब अगर m = 1 kg हो और बॉडी में जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो 9.8 से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का हो, तो जो अप्लाइड फोर्स होगी वो आपकी क्या होगी, 1 ग्रेविटेशनल यूनिट होगी, 1 ग्रेविटेशनल यूनिट होगी। ठीक, मतलब 1 किलोग्राम की बॉडी में 9.8 से लेकर के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायर्ड होगी वो आपकी वहाँ पर फोर्स की एक ग्रेविटेशनल यूनिट डिफाइन होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट डिफाइंड होगी। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम बताते हैं MKS में कि 1 किलोग्राम फोर्स = 9.8 न्यूटन और 10 न्यूटन। 1 किलोग्राम फोर्स KGF, 1 KGF = 9.8 और 10 न्यूटन। और अगर हम यहाँ पे बोलते हैं CGS में 1 ग्राम फोर्स = 980 डाइन। तो इस तरीके से हम यहाँ पर फोर्स की 2 कैटेगरीज की यूनिट्स को डिफाइन करते हैं। पहला है आपका एब्सोल्यूट यूनिट, दूसरा है ग्रेविटेशनल यूनिट। और ग्रेविटेशनल यूनिट कैसे डिफाइंड है, यूनिट मास की बॉडी में इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो 1 ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिट के बराबर होगा। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सारी यूनिट्स को देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कन्वर्जन भी करना है तो आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं। दिस इज द बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट। सो इन MKS 1 किलोग्राम फोर्स KGF को कहते हैं KGF, किलोग्राम फोर्स, एंड किलोग्राम वेट भी होता है, किलोग्राम वेट, दोनों आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स एंड the candidate who are preparing for the NEET, IIT and other competitive examinations, then please subscribe my YouTube channel for getting each and every updates regarding your content. And if you like this video, then please press the button of like. And if you suggest any content
or any more required by this video, then suggest in comment box. So we will appear again in our next video considering the conservation of linear momentum and its application. Till then, watch this video and enjoy the video. If you have any kind of suggestions, any desired topic content video, then suggest in comment box. And till then, thanks for watching.